नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूँ नीलू व्यास। इस समय मैं रायपुर में हूँ और जिस जगह पर रायपुर के खड़ी हूँ वो बीजेपी का शहर के अंदर जो ऑफिस है वहाँ पर मैं खड़ी हूँ। और आपको मैं एक नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि नॉर्मली शहरों के अंदर भी जो ऑफिसेज होते हैं, बीजेपी के छोटे छोटे ऑफिसेज में भी आपको हलचल नज़र आती है, लेकिन ये हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आइए आपको मेरे अपने साथ अंदर लेकर चलती हूँ, आप देखें और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि बीजेपी यहाँ पर किस तरीके का नैरेटिव सेट कर रही है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, जैसे जैसे आप अंदर आएंगे तो ये देखिए बिल्कुल सन्नाटा है और ऊपर झंडे वंडे लगे हुए हैं जैसा नॉर्मली बीजेपी के ऑफिस में होता है। और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बताया जा रहा है आज मोदी जी कांकेर में हैं, तो हो सकता है ये भी कारण हो कि सारे नेता कांकेर में इस समय पहुँचे हों। अभी जो यहाँ के मीडिया हेड है सिद्धार्थनाथ सिंह, वो आने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा है वो बात करेंगे, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये इस तरीके का सन्नाटा नॉर्मली किसी भी बीजेपी के दफ्तर में नहीं दिखता है। मुझे याद है जब मैं कर्नाटका के इलेक्शंस कवर कर रही थी तो कर्नाटका के भी वो ऑफिसेस जहाँ पर लोगों को ये आभास था कि वो हारेंगे, लेकिन वहाँ पे एक अजीब सी एनर्जी और ऊर्जा नज़र आती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। आइए अब अंदर मैं आपको लेकर चलती हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये है बीजेपी का आरोप पत्र जो मुझे मिला है। और ये आरोप पत्र उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है और उनका ये कहना है कि जो बघेल सरकार की जो वादा खिलाफी थी, उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए और उन्होंने प्रॉमिसेस को डिलीवर नहीं किया है। इस आरोप पत्र को अगर आप देखें तो बहुत क्लोजली अगर देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस राज के 5 बछर छत्तीसगढ़ हो गए तितर बितर, यानी कि 5 सालों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राज्य में तितर बितर हो गया है। और उसके बाद जो पहला पन्ना है उस पर लिखा हुआ है कटघरे में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र। अब यह आरोप पत्र बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें पहले पन्ने पर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है और उनको शत शत नमन करते हुए। और उसके बाद अगर आप आरोप पत्र के पेजेस में आ जाए तो कटघरे में कांग्रेस, इस तरीके का आरोप पत्र है। जनता की अदालत में भूपेश सरकार, तो उसमें वादा खिलाफी है, शराबबंदी है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। अब ये एक एक करके मैं आपको उस पर दिखाना चाहती हूँ, उसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। जन घोषणा पत्र पर धोखा किया है, ठग भूपेश, लबरी कांग्रेस, इस तरीके की बातें इस पर कही गई हैं। परेशान किसान, परेशान किसान, ये बात है और सारे पेपर की कटिंग्स हैं जो यहाँ के मीडिया ने छापी है। घोटालेबाज सरकार, तेंदुपत्ता खरीदी में घोटाला, दुनिया भर के घोटाले गिना डाले हैं बीजेपी ने। 16 लाख से अधिक गरीबों को नहीं मिला पक्का मकान। तुष्टीकरण, धर्मांतरण, ये वो इलाके हैं जैसे कि बस्तर हो गया और जगदलपुर का इलाका है जहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके आरोप भी यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि धर्मांतरण यहाँ पर इस कदर हो रहा है और ईसाइयों का तुष्टीकरण करने में लगी हुई है भूपेश बघेल की सरकार। तो ये सारी चीज़ें इस आरोप पत्र में भी आई हैं। पन्ने अगर आप पलटते जाएं, शराबखोर सरकार, चावल के कटोरे में सेंध, ये एक नहीं बहुत सारी सरकार है। पीएससी घोटाला, ऑनलाइन सट्टा को सरकारी संरक्षण, इस तरीके की बातें हैं। कोयला परिवहन घोटाला, जंगल जंगल लूट मची है। गोठान घोटाला, सारा गुड़ गोबर कर दिया कांग्रेस ने, सब गुड़ गोबर कर देने वाली कांग्रेस। तो इस तरीके के आरोप बीजेपी लगा रही है। और आइए अगर आप बीजेपी के ऑफिस के अंदर मैं अगर आपको लेकर चलूं तो इस तरीके के बैनर्स और पोस्टर्स जो भूपेश बघेल सरकार ने जो घोटाले किए हैं उनके पोस्टर्स बीजेपी के दफ्तर में आपको बड़े बड़े बैनर्स मिलेंगे। मैं ये दिखाना चाहती हूँ, इस समय मैं दफ्तर के अंदर हूँ, ये दफ्तर की लॉबी है और उस लॉबी के अंदर ये देखिए एक बड़ा सा एक पोस्टर है, पोल खोल ठगेश के गोठान। अब ये गोठान वो गौशाले हैं जहाँ पर कि गौशालों को रखा गया था और गायों को वहाँ पर रखा गया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो गोबर और जो गौमूत्र जो बनाने का जो यहाँ पर एक प्रावधान है कि औरतें इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में करती हैं और उनको सरकार प्रोक्योर करती है, यानी कि सरकार उनको खरीदती है। तो वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा घोटाला है। इनफैक्ट नई दुनिया नाम का जो एक अखबार है उसकी देखिए यहाँ पर कटिंग एक लगी हुई है बीजेपी के दफ्तर में। वो ये कहती है कि बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा छत्तीसगढ़ का गोटान घोटाला है, यानी कि चारा घोटाले से भी उसको बड़ा बताया जा रहा है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में गोठान को लेकर सियासत तेज, 13 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप। यानी कि जो ये गोठान घोटाला है ये बीजेपी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको समय समय पर अलग अलग रैलीज़ में जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो आकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जो बीजेपी का राष्ट्रवाद का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, गाय है, गोबर है, यहाँ पर जो एक बीजेपी ने कंसोलिडेट कर लिया था और बिल्कुल अप्रोप्रिएशन बीजेपी का हो गया था कि नहीं ये तो हमारे मुद्दे हैं, तो ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल की सरकार ने राष्ट्रवाद को, जो बीजेपी का राष्ट्रवाद था उसमें छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात भूपेश बघेल करते हैं। गाय को जो ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था है उससे उन्होंने, भूपेश बघेल ने जोड़ने की कोशिश की है। तो गाय का जो पूरा नैरेटिव है वो भी, और गोबर का जो पूरा नैरेटिव है वो भी एक तरीके से ब्लंट हो गया है। जहाँ तक भगवान राम का सवाल है तो माता कौशल्या जो रामचंद्र जी की माँ हैं वो यहाँ की ही मानी जाती हैं। तो जगह जगह अलग अलग राम की मूर्तियाँ हैं और जो राम वन गमन सर्किट जो बनाया है तो उसको एक रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट के रूप में देखा जा रहा है कि इसके ज़रिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन मैं जो बीजेपी का जो नैरेटिव है, जाहिर सी बात है कि भूपेश बघेल के खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको लेकर पार्टी पिछले 2 महीने में खासकर ज़्यादा सक्रिय हो गई है। और कई बीजेपी लीडर्स से जिनसे मैंने बात किया है फ़ोन पर, उनका ये मानना है कि बीजेपी थोड़ा देर से जगी है और उसका कारण ये है कि जब विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार जब पिछले साल हुई थी उसके बाद मोदी के करिश्मा पर उस समय 11 में से करीब 8 या 9 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत कर आई थी। लेकिन जो रीजनल यूनिट थी यहाँ की जो स्टेट यूनिट थी वो बिल्कुल लचर अवस्था में चली गई थी। और उसका कारण इसीलिए है कि रमन सिंह पिछले 1 साल से या 6 महीने से आप कह लीजिए थोड़ा सा सक्रिय नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत डीमोरलाइज्ड वो भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं देखूंगी अगर यहाँ पर कोई बीजेपी का नेता मिलता है तो उससे मैं बात करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आइए किसी न किसी पत्रकार को और या राजनीतिक विश्लेषक से समझते हैं कि जो ये पूरा बीजेपी का आरोप पत्र है और बीजेपी के इस नैरेटिव में कितना दम है और जनता उसको कितना सीरियसली लेगी। आइए देखते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर मिलते हैं तो फिर उनसे बात करेंगे। आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ कि ये जो पीछे आप बीजेपी का दफ्तर देख रहे हैं और बीजेपी के दफ्तर के जो शहर के अंदर जो ऑफिस है उसके ठीक सामने यहाँ का एक बहुत नामचीन अखबार है डेली छत्तीसगढ़, जो कि 1966 में ये अखबार शुरू हुआ था। और उसके जो एडिटर इन चीफ हैं यहाँ के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, जितने भी दिल्ली से पत्रकार आते हैं, जितने भी टेलीविज़न जर्नलिस्ट आते हैं, तो वो बिना सुनील कुमार जी को कंसल्ट किए छत्तीसगढ़ में आगे कदम नहीं रखते हैं। सुनील कुमार जी को मैंने इस समय पकड़ा है, बड़े बिजी हैं। मैंने कहा कि सत्येंद्र के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लें। और आपका एक और बार आभार कि आपने अपना सुविधा से आपने हमें अपना यूज़ करने के लिए सारा सामान दिया है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर विद अस। अभी मैं बीजेपी के दफ्तर गई थी, बीजेपी के आरोप पत्र मेरे हाथ में है और अलग अलग घोटालों की बीजेपी बात कर रही है कि बहुत ही भ्रष्ट है भूपेश बघेल की सरकार, गोठान घोटाला, चावल घोटाला, पीएससी घोटाला। ये जो बीजेपी का आरोप पत्र है उसमें कितना दम आपको लगता है? मैं आपका ओपिनियन चाहती हूँ, कितना दम है बीजेपी के भ्रष्टाचार के इस नैरेटिव में? इसमें दम बहुत है। अच्छा, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। ओके, दम बहुत है। दिक्कत यह है कि 1 महीना हो रहा है इसको आए हुए। हाँ, ये कागजों से बाहर नहीं निकला है। अच्छा, बीजेपी ने छपवा लिया इसको। इन मुद्दों को जिस तरह से उठाना चाहिए जमीन पर, राजनीति में, अदालत में, किसी पीआईएल से, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूले भटके इन मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन वो ऐसे एक अनइम्प्रेसिव रिटॉरिक की तरह अधिक है कि जिसका कोई असर नहीं होता। कुल मिलाकर हालत ये है कि बीजेपी के हाथ में ऐसे घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। घोटाले हुए हैं, इसमें से बहुत सारे, अधिकतर घोटाले यहाँ हुए हैं। इसमें से बहुत सारे घोटालों पे ईडी एक स्ट्रांग प्रोसिक्यूशन कर रही है, यहाँ कोर्ट में है। कई आईएएस अफसर जेल में हैं, बहुत सारे नेता कांग्रेस के जेल में हैं। हाँ, बहुत सारे नेता कांग्रेस के जेल में हैं, उनका प्रोसिक्यूशन भी चल रहा है। लेकिन बीजेपी इसको इनकैश नहीं करा पा रही है। कारण क्या है कि क्यों नहीं इनकैश? उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, धन बल
जांच एजेंसी सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ की जो रीजनल यूनिट है उसको इनकैश नहीं करा पा रही, तो उसका कारण आपको क्या लगता है? मुझको ऐसा लगता है कि बीजेपी की रीजनल यूनिट और नेशनल यूनिट इसके बीच में स्ट्रेटेजी को लेके एक डिस्कनेक्ट है। ओह, कि क्या किया जाए, कैसी स्ट्रेटेजी, कितना एग्रेसिव हुआ जाए, कितना एग्रेसिव ना हुआ जाए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने जिनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है वो खुद अपना चुनाव लड़ रहे हैं विधायक बनने के लिए। जो बाकी बड़े बड़े नेता हैं उनको सबको टिकट दे दी गई है, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहे हैं। बीजेपी का कोई एक नेता छत्तीसगढ़ का ऐसा नहीं है जिसको पार्टी के ऊपर से ये सैंक्शन मिला हो कि आप एग्रेसिवली काम करो, जो कि 2003 में रमन सिंह को फ्री हैंड मिला था। रमन सिंह बिल्कुल ही अमेच्योर किस्म के नेता थे उस समय, लेकिन जोगी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी फाइट दी थी, जोगी सरकार को हरा दिया था। आज 2003 के रमन सिंह की तरह 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा का कोई नेता नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो आप ये बात कह रहे हैं कि एक डिस्कनेक्ट है केंद्रीय नेतृत्व और जो स्टेट यूनिट है उसके बीच में। हाँ। क्या बीजेपी के अंदर भूख नहीं है कि छत्तीसगढ़ में वो जीते चुनाव? अभी मुझको कुछ रहस्यमय वजहों से, जिनको मैं अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ इस पहेली को, मुझको लगता है कि बीजेपी के अंदर वो डिज़ायर, वो फाइटिंग स्पिरिट, वो लड़ के जीतने की एक हिम्मत, इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझको अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार बनाना नहीं चाहती है कि दिल्ली की बीजेपी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ना बने। ये बड़ी अजीब सी बात है। चुनाव में उतरे हैं वो, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनमें क्या कमी रह गई है? क्यों उनमें डिज़ायर नहीं है यहाँ सरकार बनाने की? लेकिन जो बात आप कह रही हैं, ये बात बहुत लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार बनाने का इरादा ही नहीं दिख रहा है। नहीं, ये चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ। और लेकिन बीजेपी के नेताओं से जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है, उसका सबूत तो नहीं है कि मैं एविडेंस के साथ ये बात कह सकूँ, लेकिन बहुत कुछ सर्कल्स में इस बात को लेकर चर्चा है कि शायद भूपेश बघेल या कांग्रेस ने कई ऐसे बीजेपी नेताओं को अपनी तरफ साध लिया है, धन से, बल से, हर तरीके से, ताकि वो चुप रहें और उन इश्यूज़ को ना उठाएं। क्या ये बात आपको लगती है सही? ये केवल आरोप मात्र है। मैं अभी भी व्यूअर्स को बोलूंगी कि मेरे पास इस बात को लेकर कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो बातें मैं सुन रही हूँ उसके बिना पर ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं भी बिना सबूत के आपसे कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के कुछ नेताओं के बारे में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस के कुछ एक घोटालों के लेन देन के जो अकाउंट इनकम टैक्स और ईडी ने जब्त किए, उसमें छत्तीसगढ़ भाजपा के कुछ नेताओं को हर महीने मोटी रकम मिलने का जिक्र था। उन हैंड रिटन अकाउंट्स में जिक्र था। वो अभी ईडी या आईटी के प्रोसिक्यूशन में नहीं आई है वो जानकारी, लेकिन ऐसी चर्चा है। ऐसी चर्चा है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं, कुछ नेता, वो कांग्रेस के पेरोल पे थे। लेकिन इस किस्म की चर्चा पिछली रमन सिंह सरकार के रहते हुए भी होती थी कि रमन सिंह सरकार के कौन से भाजपा के मंत्री कांग्रेस के किस नेता को हर महीने एक मोटी रकम देते थे। मुझको लगता है ये एक पॉलिटिकल कर्टसी है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में, जिसमें दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। पिछली रमन सिंह सरकार जो 15 साल की थी, उस दौरान कांग्रेस का यहाँ एक बड़ा इवेंट हुआ। कांग्रेस के पास पैसा नहीं था, अपोजिशन में थी 15 साल से, तो कांग्रेस के जो ट्रेजरार थे उनके समधी भाजपा के ट्रेजरार थे, सगे समधी, यही सामने बीजेपी के ऑफिस में बैठते थे। हवा में ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस के ट्रेजरार ने अपने समधी से पैसा लेके, जो कि बीजेपी अकाउंट का पैसा था, उसको लेके कांग्रेस का इवेंट किया था। तो ये पॉलिटिकल कर्टसीज जो है इन दोनों पार्टियों में ऐसी बीच बीच में सुनाई पड़ती है। मेल मिलाओ मुझे केंद्र में तो नजर नहीं आता है, आपको नजर नहीं आएगा कांग्रेस के बीच में। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है यूं ही शांति का टापू बना हुआ नहीं है। यहाँ कई तरह का अमन चैन है, जिसमें पार्टियों के बीच, जहाँ दिल्ली में एक किस्म से कहते हैं ना, कुकुर हाव चलते रहता है, जैसे कुत्ते भौंकते। हालांकि कुत्तों की बेइज्जती करने का मेरा कोई मकसद नहीं है नेताओं से तुलना करके, लेकिन ऐसा कहते हैं। छत्तीसगढ़ मुझको इस मायने में बेहतर लगता है कि जो सत्ता में है वो अपोजिशन में भी दोस्ती निभाता है। तो अगर अभी ऐसा हो रहा होगा तो मुझको ज़रा भी हैरानी नहीं है। मैं लेकिन
लेकिन मैं एक दूसरी बात कहूँगा, हम जब दिल्ली की लीडरशिप की बात करते हैं तो बहुत जाहिर तौर पर मोदी और शाह बहुत बड़े हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल इनकी पहुंच से परे हैं पैसे में खरीदने के मामले में। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यमंत्री मोदी और शाह को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पैसों से। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तो मुझको हैरानी ये होती है, अगर छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता इन्फ्लुएंस्ड हैं बीजेपी से, उनकी असर में हैं, दिल्ली भाजपा को क्या हुआ है? क्यों मोदी और शाह यहाँ अपनी पार्टी को, अपने कैंडिडेट को एक लड़ाई में उतार क्यों नहीं पा रहे हैं? ये जंग के मूड में नहीं दिख रही है बीजेपी यहाँ। ये बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि भाई देखिए, हम जिस तरह से अभी पिछले 2 महीने से सक्रिय हुए हैं, जो भी उनका सक्रियता का इंडेक्स है, उनका ये कहना है कि अब हम क्लोज फिनिश पर आ गए हैं। यानी कि 15 सीट उनको पिछले विधानसभा में मिली थी। दे आर होपिंग टू डबल द नंबर्स, कि कम से कम नंबर डबल हो जाएगा। तो अगर उनका नंबर डबल होता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सीटों में गिरावट आएगी। क्या वो संभावना आपको बनती हुई किसी भी रीजन में छत्तीसगढ़ के नज़र आ रही है? मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा ऐसी किसी संभावना को। ऐसी संभावना बिल्कुल बन सकती है, नहीं बन सकती है। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। 1998 में अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के चुनाव हुए। मैंने प्रिडिक्ट किया था दिग्विजय दोबारा नहीं आएंगे, वो आ गए। 2003 में सबको लग रहा था कि जोगी लौट के आएंगे, जोगी लौट के नहीं आए। 2004 में पूरे हिंदुस्तान को लग रहा था इंडिया वॉज शाइनिंग, अटल बिहारी लौट के आएंगे, नहीं आए। 2018 में आधे छत्तीसगढ़ को लग रहा था कि रमन सिंह लौट के आ सकते हैं, नहीं आए। लौट के आना तो दूर रहा, वो 50 से 15 पे आ गए। इससे बुरी बदहाली और कुछ नहीं हो सकती नहीं, थी। तो बीजेपी का ग्राफ यहाँ से बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये आपका आकलन है? और कहाँ से कम हो सकता है? अभी वो पाताल में जाके टिके हुए हैं। वहाँ तो ड्रिल मशीन अगर पाताल में लगाएंगे तो ही बीजेपी उससे नीचे जा सकती है। जी। तो बीजेपी इससे नीचे नहीं जा सकती, कांग्रेस आज जहाँ है इससे ऊपर नहीं जा सकती। दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ना है। ये दो बकरे पुल में किस जगह मिलते हैं, कहाँ सींग लड़ाते हैं, ये अंदाज लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, क्या कोई भी ऐसी संभावना बन सकती है कि बीजेपी बराबरी पे आ जाए, बीजेपी सरकार बनाने की नौबत में आ जाए? मैं ऐसी सिचुएशन को रूल आउट नहीं करूँगा। आज मुझको 10 दिन हो गए हैं कांग्रेस के कर्ज माफ़ी की घोषणा को। बीजेपी की तरफ से 1 रुपए में 1 किलो गोबर खरीदने की भी घोषणा नहीं हुई है। भूपेश बघेल ने 6,000-8,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी की घोषणा कर दी। बीजेपी ने 1 रुपए में 1 किलो गोबर, कुल 1 रुपया खर्च करके 1 किलो गोबर की भी घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ये 7 तारीख को चुनाव है, आज हम 2 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5 दिन बाद पोलिंग है, 2 दिन पहले से प्रचार बंद हो जाएगा, 48 घंटे तो पहले मैनिफेस्टो से। भी रिलीज नहीं हुआ है। मैनिफेस्टो छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का कोई घोषणा हो गई रहती। हालांकि अभी इस वक्त कांकेर में प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग चालू होने को है, हो सकता है वो वहाँ कोई घोषणा करे। तो हमको ये डिस्क्लेमर जरूरी है कि हमारी ये बातचीत पीएम की पब्लिक मीटिंग के पहले की है, लेकिन कोई घोषणा बीजेपी की नहीं है। लोग क्या मानकर चलें कि तुम जीत कर आओगे तो हमको क्या दोगे? बिल्कुल नहीं, जो बात अभी आपने कही कि बीजेपी जंग में कूद तो गई है, लेकिन जंग जीतने की जो एक ललक है, एक लालच है, वो बीजेपी के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। मैं अब बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़ी हूँ। मैंने फ़ोन पर सिद्धार्थनाथ सिंह से बात किया है, वो 3:30 बजे आएंगे। मैं इसीलिए खड़ी होकर इंतज़ार कर रही हूँ। अभी सुनील जी तो अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, बहुत बिजी आदमी हैं, तो सुनील जी अपने काम पर जाएंगे और मैं यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करूँगी कि सिद्धार्थनाथ सिंह आए तो उनसे 2 टूक बात की जाए कि आखिर बीजेपी के नैरेटिव में क्या गड़बड़ी हुई है और क्यों गड़बड़ी हुई है। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं जब सिद्धार्थनाथ सिंह आएंगे। तो थैंक यू। इस समय मेरे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, जो कि बीजेपी के लीडर हैं और छत्तीसगढ़ मीडिया को यहाँ पर पूरी तरह से हेड कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से यहाँ पर हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बीजेपी का कैंपेन इतना एक धीमा कैंपेन और एक लैकलस्टर कैंपेन के रूप में क्यों नज़र आ रहा है? ऐसा परसेप्शन बन रहा है। वो परसेप्शन गलत भी हो सकता है, यू कैन डिस्प्यूट दैट, बट मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये परसेप्शन क्यों है? मुझे तो नहीं दिखता कि ऐसा कुछ हो रहा है, और कहीं हो रहा है तो मुझे आपका नज़रिया नहीं समझ आया। आप अपने नज़रिया से बता दीजिए,
तो हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन बीजेपी का कैंपेन इस समय इतना स्ट्रांग है कि कांग्रेस आजकल हमारे ऐड का भी जवाब देते हैं, और वही नहीं देते, मुख्यमंत्री स्वयं देते हैं, और जो हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका भी वो जवाब तुरंत देने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद आपने ठीक से परखा नहीं होएगा, कहीं आपने परखा है और आपको लगता जब भी है तो परसेप्शन से ना जाए, आपको कहीं हकीकत कुछ पता है तो ज़रूर बताइएगा, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। सिद्धार्थ जी, जो बीजेपी का पूरा कैंपेन है और जो पूरा नैरेटिव है छत्तीसगढ़ में, वो क्या मुख्य बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द घूम रहा है? भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है कि भूपेश बघेल की सरकार, बीजेपी का हर नेता ये कह रहा है कि वहाँ की भ्रष्ट सरकार है, बड़े बड़े उसने घोटाले किए हैं। आपने आरोप पत्र मुझे खुद दिया था, वो मैं पढ़ रही थी, और उसमें गुठान घोटाला, चावल घोटाला, पीएससी घोटाला, एक लंबी फेहरिस्त है उन घोटालों की। लेकिन इस लंबी फेहरिस्त के बावजूद बीजेपी के लोग उन चीज़ों को उजागर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ताकि लेजिस्लेटिव रूट अपनाया जा सके, फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल रूट उसमें अपनाया जा सके? आज क्या रहा है उन सारे घोटालों को लेकर? पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम लोग ने कहीं जो स्कैम्स को उठाया है, घोटालों को उठाया, वो आज आप भी इसको स्वीकार करनी है, 4 दिन से आई हैं, तो इसका मतलब आपने भी सुन लिया, तो कैंपेन में कहीं दम होएगा। पहली तो बात ये हुई। दूसरी जो आपकी बात है, आपने कही कि वो लोग उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब उसके अंदर काफ़ी लोग तो अरेस्टेड हैं। जो मुख्यमंत्री के ऑफिस से 2 अधिकारी, उसमें एक तो उनकी ओएसडी हैं जो कि जिनको कहा जाता है सुपर सीएम। अब वो सुपर सीएम सौम्या ऐसा कोई नाम है उनका, वो हैं। वो इतनी दफ़े बेल के लिए भी अप्लाई करा, मैं बेल तक नहीं हाई कोर्ट देती हैं। उनके जो नज़दीक रिश्तेदार हैं विनोद वर्मा करके, वो भी अंदर हैं जेल में, वो भी लगे हैं बेल पे, उनको बेल नहीं दे रही हाई कोर्ट। तो अब विषय तो ईडी का नहीं है, अब तो एक प्रकार से हाई कोर्ट में चला गया है। तो जब जुडिशरी इसको देख रही है तो ईडी का रोल खत्म हुआ। ईडी को तो खाली एक पक्ष रखना है अपना इन्वेस्टिगेशन का, विवेचना का उनको रखना है, दूसरी तरफ दूसरे वकील को रखना है, और जज उसको सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उनको बेल नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे कोई ना कोई सच्चाई होएगी जिसके कारण वो अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। तो ये एक पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। तो एंड रिजल्ट तो वो निर्णय करेंगे, हम नहीं निर्णय करेंगे। हम लोगों को उठाना है, और उठाने के लिए मैंने कहा विषय को रखना है। वो विषय आपने खुद ही इसको दोहरा दिया कि यहाँ पे एक चीज़ जो देखी, यहाँ पे घोटाले बहुत हुए हैं, तो इसका मतलब विषय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक उठा रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके का काम खासकर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ्स के लिए जो कांग्रेस ने काम किया है, उसको लेकर बीजेपी के मन में इनसिक्योरिटी है, और इसी वजह से मनगढ़ंत केसेस बना कर और बीजेपी पेश करने की कोशिश कर रही है। मनगढ़ंत क्या होता है, हम वास्तविकता रख रहे हैं। केंद्र सरकार एमएसपी देती है। कल इनके जयराम रमेश आए, उनके मुंह से निकल गया कि हम खाली 600 रुपये ही देते हैं, राज्य सरकार बाकी एमएसपी आती है, तो आप उसको कहते हो कि हम 2600 देते हैं, तो 2100 रुपये तो कहीं से आ रहा है ना। तो अब हम उसको उजागर करेंगे तो सच होएगा। आपने कहा केंद्र सरकार ने चिट्ठी दी है 86.5 लाख टन की, 84.65 लाख टन मेट्रिक टन खरीदेंगे केंद्र सरकार ने 2324 में। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं कहा, केंद्र सरकार ने कहा हमने तो 61 लाख के लिए दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास चिट्ठी है। आज 15 सितंबर को पीयूष गोयल जी आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो अपनी चिट्ठी भी दिखा देते हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर हो गया, अब नवंबर में आ गया, पोलिंग की डेट्स आ रही हैं। क्या आपके पास चिट्ठी थी, आपने क्यों नहीं दिया? सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? ये तो दूध का दूध पानी का पानी चिट्ठी से हो जाएगा। कहीं आपके पास है तो आप दे देते। इसी तरह से आप तेंदुपत्ता की बात करते हैं। तेंदुपत्ता के अंदर आप जो कहते हैं कि हम लोग
के जो हम लोग बोनस देते थे, आपने बोनस उड़ा दिया। आपने जो बोनस था उसको मिला के 4,000 कर दिया खरीद की प्राइस। हम खरीद की प्राइस प्लस बोनस मिला के 9,000 से 11,000 दे रहे थे। तो नुकसान तो आपने कर दिया ना। हम कहते हैं कि आपने जब बोनस नहीं दिया, आपने खरीद के दिन कम कर दिए, आप खरीदने कम लगे हैं, तो 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये अब झूठ कैसे हुआ? हम तो आंकड़ों से चल रहे हैं। तो ये जितनी चीजें हैं, इसका कांग्रेस जवाब आज तक नहीं दे पा रही है। और यही मुद्दे जो हैं, आप देखेंगे कि पहला चरण जो है 20 सीटों का, भारतीय जनता पार्टी 15 के ऊपर सीटें जीतने वाली है, क्योंकि यही मुद्दे बने हुए हैं। चावल का जो मुद्दा उन्होंने झूठ बोल बोल के रखा, वो भी अब साफ होता जा रहा है। तो आने वाला समय जो है वो झूठ पे राजनीति नहीं होती है, सच पे होती है। नहीं ठीक है, अब ये पूरी चीज़ें जितने भी घोटाले हैं, आप खुद कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, वो तो देखने वाली बात होगी कि इसका लॉजिकल एंड होता क्या है। लेकिन कुछ जो बुनियादी और राजनीतिक सवाल हैं बीजेपी के लिए, वो ये है कि अगर आपको ये पता था 2018 से भूपेश बघेल की सरकार है, रमन सिंह की सरकार थी तब तक, और अगर भूपेश बघेल की सरकार ने काम नहीं किया है, तो उस तरीके से बीजेपी की जो रीजनल यूनिट थी वो इतनी सक्रिय क्यों नहीं नजर आ रही थी? एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका में बीजेपी क्यों नहीं नजर आ रही? एक ही समझिए, सिद्धार्थनाथ सिंह आकर पूरी चीजों को कंट्रोल कर लेगा, वो तो होएगा नहीं। वो तो यहीं के लोग कर रहे हैं, स्थानीय लोग कर रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड। और आपकी भूमिका सही है गलत, या मुद्दे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, विषय पे जनता आपको वोट करने वाली है नहीं करने, वो तो चुनाव ही बताते हैं। और तो कोई आपको मौका मिलता नहीं है। तो जो मौका मिला तो आप देखिएगा उसका रिजल्ट। तो ये इसका आकलन तो करेगा चुनाव कि संगठनात्मक ढांचा कितना सक्रिय था, नहीं था। और कहीं सक्रिय, और आज मैं कह रहा हूँ वो सक्रिय था, इसीलिए आज ये मुद्दे बन रहे हैं। नहीं, लेकिन रमन सिंह सीन से पूरे गायब नजर आ रहे थे। रमन सिंह अभी पिछले 7 या 8 महीनों में सक्रिय नजर आ रहे हैं, उनकी शक्ल दिख रही है। वरना उसके पहले लोग पूछते थे कि भाई रमन सिंह आपके टॉलेस्ट लीडर है, वो है ही नहीं। कौन पूछता था? इस तरीके की बातें हो रही थी कि रमन मैं सिंह को गायब। मैंने तो आज तक नहीं सुना। रमन सिंह तो हमेशा रहे। कोई कहे रमन सिंह नहीं है, शिवराज जी नहीं है, वसुंधरा नहीं है, ये सब तो एक बना दी जा रही है, मीडिया का एक नैरेटिव है। अब उसको मैं क्या चैलेंज करूं? तो आप कह रहे हैं कि मीडिया यहाँ बाइस्ड है, मीडिया इज अंडर द वो कंट्रोल आप ऑफ द इसके लिए भूपेश तो बघेल। मैं आपसे आज पूछता हूं और आपके चैनल से पूछता हूं, 45 लोग जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया भूपेश बघेल ने। आपके चैनल के जो लोग हैं जो चिल्लाते रहते हैं बार बार, वो सब कहां गए? क्यों नहीं यहाँ पे आके आपका जो गिल्ट है वो आके यहाँ पे चिल्लाया? मगर आप लोगों ने नहीं किया। नहीं, लेकिन तो BJP बायस ने नहीं है इसको तो फिर issue ऐसे क्या बनाया। बन? बीजेपी ने इसको इशू बनाया। अरे हम उसके साथ खड़े रहे, जाके उनका केसेस लड़े हैं। इशू तो आप बनाएंगे ना। आपके परिवार से किसी को अंदर जेल में डाला गया, आप तो उसका इशू बहुत बनाते हैं। अन्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी के यहां क्यों नहीं बनाया? क्यों भाग के खड़े रहे आप लोग? इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने की सरकार मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आंकड़े यहाँ पे खुद आपके मीडिया वाले पूछे। पता नहीं आप क्यों नहीं पूछती हैं उन लोग से। बाहर निकले भी 4 मीडिया खड़ी हुई है इस कमरे के बाहर, उनसे पूछ लीजिएगा। तो आप मतलब जो जिस तरीके से जो अरेस्ट हुए हैं मीडिया के लोग, तो क्या ये परसेप्शन बीजेपी इस चीज़ को, नैरेटिव को बताने में कोशिश कर रही है? क्योंकि जैसे कांग्रेस ये कहती है कि देखिए केंद्र में तो देखिए जितनी भी मीडिया है वो बिकी हुई है, गोदी मीडिया है, तमाम उसको नाम दिया गया है। यहाँ की अगर मीडिया है तो इस तरीके की बातें मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको डिनाई करने में लगी नहीं। मैं तो आपको नहीं, बता, मैं deny मैंने नहीं कर कल रही। भी आपको मैं बताया, deny नहीं कर रही। मैंने ये कल भी मैं deny नहीं कर आपको रही। इनफॉर्मली बताया था। आज आपको आपके चैनल पे बता रहा हूँ। नहीं, मैं डिनाई नहीं और कर आप रही। जाके जरा बाहर निकल के देखिएगा, उनसे पूछेगा, मीडिया वालों को, यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, कि क्यों नहीं लिख पाते थे। वो आपको जरूर बताएंगे। और मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ, बताएंगे। ऑफ चैनल बताएंगे जरूर, मैं बताएंगे जरूर। और ये 45 का आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूँ, वहीं से आता है। तो भूपेश बघेल ने परसेप्शन अपने लिए इस तरीके का बनाया है कि इस बार 75 पार, वो खुद इस बार को बोल रहे हैं कि इस बार तो 75 पार है भूपेश बघेल,
और मीडिया भी उसको, अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया उनकी गिरफ्त में है और इस तरीके से मीडिया उनके खिलाफ यहाँ नहीं लिख रहा है, तो केवल और केवल ये एक परसेप्शन मात्र है जो भूपेश बघेल की सरकार के बारे में ये बना हुआ है, इज जस्ट अ बबल। देखिए 75 पार का नारा वो कितना भी दे दें वो होने वाला नहीं है। अब की बार वो विपक्ष में बैठने वाले हैं। जनता परसेप्शन पे नहीं जाती है, रियलिटी पे जाती है। आज पहले दिन मैंने किसी बीजेपी नेता, आपसे ही सुन रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी, वरना अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि फाइट हम नेक टू नेक पता नहीं, करेंगे। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप बहुत लोगों से पूछती रहती हैं, अब किसी का आप लोगों से मैं, ये मेरा तो अधिकार बनता नहीं कि आपसे पूछूं कौन सा नेता था, मैं अब ये तो बोलेंगी नहीं, तो इसलिए आप कुछ भी बोल लीजिए, यही तो प्रॉब्लम है। जो बोल रहा है आपके चैनल पे बोल रहा है, आपके कैमरा पे बोल रहा है, उसको बोलने आप ही बोलते हैं, नहीं, बाकी नहीं बोलते। आपकी एक भी लाइन एडिट नहीं करूंगी, जो आप बोल रहे हैं वो मैं जाएगा, आपसे- ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। मैं आपको जो कह रहा हूं, आपके चैनल पे जो रहा है उसको तो मान लो, जो ऑफ चैनल उसकी बात क्यों करती हैं आप में से? लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि जो एक अग्रेशन जो बीजेपी के कैंपेन्स में दिखता है, मैंने हर जगह ट्रैवल किया है इलेक्शंस के लिए, अभी कर्नाटका में भी था, वहाँ भी एक सुगबुगाहट थी कि बीजेपी हार सकती है, लेकिन जो तेजी, एक एनर्जी वहाँ नजर आ रही थी, वो एनर्जी यहाँ मिसिंग। हर उसकी वजह क्या? मैं आपको बताता हूँ, ये आप इतने अनुभवी हैं, हर राज्य का कार्यकर्ता का एक अपना कैरेक्टर्स होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर अलग कैरेक्टर है, मेरे साथ आप उत्तर प्रदेश मेरे साथ चलेगा, हमारा कैरेक्टर एक अलग है, दिल्ली का एक अलग आता है। आप मेरे साथ कभी पंजाब चले जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मैं तो पंजाब गया था, वो अब हम लोग के बीच में नहीं है, आप सबके अच्छे मित्र भी हैं रहे, अरुण जेटली जी, मैं तो वहाँ पे मैंने कहा ऐसा होना चाहिए कैंपेन, तो बहुत मजा आता है, सब शाम को बैठ के खूब माँ की दाल खाते हैं, जिसको कुछ और खाना, मतलब ये भी एक कैरेक्टर है, आप सोचिए ना। तो हर जगह का एक अपना कैरेक्टर है, यहाँ का एक अलग कैरेक्टर है, मगर यहाँ के कैरेक्टर का जो पॉलिटिकल सेंस है वो बड़ी शार्प है। तो हर जगह का एक अपना अपना तरीका होता है। आप यूपी चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे, तो पान की दुकान पे नुक्कड़ पे बैठ के चाय पी पी के पूरी राजनीति करके जिता देते, हरा भी देते। यहाँ पे घूमिए, आपको नहीं मिलता पान की दुकान पे कोई भी। एक चीज़ जो बीजेपी के लिए और भी बोली जा रही है, और आप यहाँ मेरे से ज़्यादा लंबे समय आप छत्तीसगढ़ में हैं, और वो ये है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद, बीजेपी का हिंदुत्व, जिसमें कि गाय, गोबर, भगवान राम, वो सब छिन गया है और भूपेश बघेल ने उसको छीन लिया है, ये बातें कही जा रही है। उसका देखिए दो आपसे जवाब पूछिए। मैं दो चीज, हमने कभी भगवान राम को हमने कभी राजनीतिक दृष्टि से या पॉलिटिकली उसको हम लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया है, चाहे कितना भी विपक्ष कह लें या मीडिया कह लें, हमने नहीं किया है। हमारे लिए भगवान राम या राम मंदिर हमेशा एक सांस्कृतिक और एक भारतीय विरासत का एक चिन्ह रहा है, उसी के आधार पर हम लोग उनका सम्मान और उसको आगे ले जाते हैं। दूसरे कोई भी, और ये आज मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दूसरे कोई भी राजनेता हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, वो भगवान राम को सम्मान देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोई इतराज नहीं। हमारी एक प्रकार से हमारे आइडियोलॉजी की जीत होती है कि आज विपक्ष भी वो कर रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि बघेल साहब गाय की पूंछ पकड़कर अब जीत भी जाएंगे। मैं तो ये गलत है, मगर अभी इस पे भी आ रहा हूँ जी। दो विषय कहा, तो भगवान राम को पूज रहा है और कहता है कि भगवान राम के ननिहाल में आए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कहते हो तो कहो भैया। तो भगवान राम तो देख रहा है कौन सच है कौन झूठा है, कौन किसने हम मेरे को पूजा है किसने नहीं पूजा है, जब भी तो भगवान है। तो इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं, और हमने कभी उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पर भी उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे। बनाने को 2 मिनट लगता हमें। मेरे जैसा व्यक्ति बैठा हो जिसका मीडिया के साथ अनुभव या एड वर्ल्ड में अनुभव है, राम मंदिर बनना मैं उसको यहाँ पे बना सकता हूँ, मगर हमारा ये विषय रहता नहीं है। हमने काशी का कॉरिडोर बनाया था, उसका इनॉग्रेशन हमने इनॉग्रेशन करा था, मोदी जी ने करा था, मगर आप बताइए 22 के चुनाव में उसको कहाँ इस्तेमाल किया गया?
नहीं, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी का नैरेटिव ब्लंट नहीं हुआ है जहां तक हिंदुत्व, गाय वो गोबर तो हमारी सफलता है। दूसरा बोल रहा है और एक याद रखिएगा, आपने कभी भी एक एक्टर अच्छा है 2 मिनट के लिए और उसका एक डुप्लीकेट आता है, तो जब वो कहता है डुप्लीकेट उसकी या मिमिक्री करता है तो कहते अरे यार कितनी बढ़िया उसने शाहरुख खान की करी है। तो ये हिंदुत्व जो है वो हमारा ही है, भारतीय जनता पार्टी से के कांग्रेस साथ मिमिक्री कर रही है। वो कर ले तो बोलेंगे अरे भारतीय जनता पार्टी की कर रहा है। तो आप तो कहते हैं उसको याद भारतीय जनता पार्टी आएगा, नहीं कांग्रेस आएगा, और ओरिजिनल की तरफ जाता है, डुप्लीकेट की तरफ नहीं जाता। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व की मिमिक्री कर रही है बीजेपी को देख देख कर। वो कर रही है, उसको कॉपी करने का काम कर रही है, तो कॉपी कर ले, वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है ना। राइट। तो राम मंदिर तो हम बना रहे हैं, काशी का हम बनाए हैं कॉरिडोर, मथुरा का कॉरिडोर हम बनाएंगे, विंध्याचल का हम बनाए हैं, अन्य स्थान उज्जैन का हो या कहीं का हो, महाकाल हो, हम ही कर रहे हैं ना। आप लोग तो सोते रहे, आप लोग तो बाबरी मस्जिद को कहते रहे कि इसको गिरा नहीं सकते, बाबरी मस्जिद का निर्णय नहीं आ सकता, 2019 के लोकसभा के बाद आना चाहिए, हमने तो नहीं कहा था ना। तो ये जितनी चीजें जनता जानती है। जहां तक कि गाय का है, पूछ पकड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि पूछ पकड़ के जाएंगे नहीं, वो पकड़ ही नहीं पाए, वो घुटान करते रहे, वो गोबर को बेचते रहे, वहीं पे उन्होंने स्कैम कर लिया। तो जनता तो ये कह रही है भैया जो गोबर का स्कैम कर ले तो उसका भी वही हाल होना चाहिए जो लालू का हुआ है, जिसने चारे का स्कैम किया था। लास्ट के 2 सवाल बस और करूंगी कि अगर बीजेपी जीतती है, पहली बात तो उसमें बहुत बड़ा अगर है, पता नहीं आप उसे एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे, एटलीस्ट फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि उसमें अगर है। अगर बीजेपी जीती है तो क्या रमन सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये जो निर्णय है, मैं आपसे इसी को रिवर्स करके पूछ लेता हूँ। अगर आप नहीं मानेंगी, मगर मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस जीतती है, आप नहीं मानेंगी, मैं अगर कांग्रेस जीतती है, क्या कांग्रेस आज डंके की चोट पे कह रही है? कल राहुल गांधी आ रहे हैं ना, राहुल गांधी कहते हैं कि आप भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कहाँ गया वो नाम? नहीं दे रहे ना। तो ये निर्णय जो होते हैं पार्टी के अपने होते हैं, ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है, और उसका जब समय आता है तो उसको निर्णय किया जाएगा। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को इस बार? हम लोग, मैं सीटें तो नहीं दूंगा, मगर ये जरूर कहूँगा मुख्यमंत्री हमारा है। मुख्यमंत्री आपका है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच।